हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग मैथ के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ इस वीडियो में, ठीक है। अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैराथन वीडियो है, लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 70 में 70 आप पक्का करके आओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आप लोग पहला प्रश्न देखो, शांत दशमलव प्रचार संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। देखो, एक होता है बच्चों शांत, एक होता है अशांत, ठीक है। शांत दशमलव प्रशांत और अशांत दशमलव प्रशांत, ठीक है। शांत वो होता है जिसे हम लोग 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, और जिन्हें नहीं लिख सकते हैं वो अशांत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 77/210 एंड वी वाला ऑप्शन है 129 बटे में 2 को घात 2, 5 की घात 7 एंड 7 की घात 5, एंड सी वाला ऑप्शन है 13/3125 एंड डी है 8/17। देखो, अब सबसे पहले समझो, ये तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहां हमारा 7 आ गया। ये भी नहीं है। इसका अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 अकेले ही रहेगा, इसका भी करोगे तो नहीं आएगा। 31-25 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड करोगे, ये नीचे वाले का 31-25 का, ठीक है, तो आप लोग कर लेना, ये आप लोगों का 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, ठीक है। 31 और 25 का अगर आप लोग करोगे तो यहां आप लोग जब 5 से डिवाइड करोगे 625 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे, आपका 25 पंचे 125, फिर 5 से फिर 5, फिर 5 से फिर 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0 कर सकते हो। 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो लिखा हुआ है, दिया गया है कि लासा जो है, लासा, ठीक है, इसमें लासा आपका दिया हुआ है 132 एंड कॉमा 288 बराबर 3168। तो मासा, ठीक है, मासा आपको बताना है 132 और 288 है, ठीक है। इसका आपको मासा बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को मासा बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 288, बी है 132, सी है 148 एंड डी है आपका 12, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, बात ये है। तो आप लोगों को मैं एक सूत्र बताता हूं, जो एलसीएम हमें, जैसे आपका एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम ज्ञात करना जिसे मासा कहा जाता है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर आप लोग लिखना, एलसीएम बराबर जो होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और वटे में आप लोगों का एचसीएफ होता है, जो आप लोगों का एचसीएफ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब दो संख्याएं आपकी ये हैं, ठीक है, 132 इंटू 288, और वटे में आप लोगों का दिया हुआ है 31 और 68, 31 और 68, ठीक है। तो ये आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूं, ठीक है। सूत्र से आप लोगों का ये जो आप लोगों का मासा है वो ज्ञात हो जाएगा। मासा जो होता है, मासा वो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, और वटे में आप लोगों का जो लासा दिया हुआ है, लासा, ठीक है। यहां आप लोग वैल्यू रख दो, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो है 132 इंटू 288, और बटे में आप लोगों का लासा है 3168, ठीक है। समझ में आ गया। अब जब इसको आप लोग गुणा करोगे और इससे भाग दोगे तो आपको कुल मिला के 12 मिलेगा, यानी कि 12। इसको आप गुणा करके इससे भाग दे देना, आपको 12 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। वो आप लोगों का जो मासा मिलेगा ना, वो आपको 12 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 15, 18 और 24 का लासा होगा 90 या फिर 120 या 240 या 360। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। जैसे आपका 15 है
तो 15 का आप लोग क्या लिख सकते हो, 15 का आप लोग क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, ठीक है। 18 है, 18 को आप लिख सकते हो जैसे 2 से एक बार डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3। और आपका 24 है, 24 को क्या कर सकते हैं, 24 देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड आप लोगों का एक बार हो जाएगा 2 3 जा आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, ठीक है। ये हो गया सारा का। अब इसको आप लोग देखो ध्यान से, इसको आप लोग एक घात के रूप में लिख सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से समझना, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो 3 इंटू 5 है ही, इसको आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3 की घात 2, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो आप लोगों का सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखो। इसमें हमारा सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 इंटू इसमें 2 की घात 2, चाहे जिसमें जो सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखना है। फिर इसमें ये 1 घात रहेगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 5 की घात इसको आप लोग 1 मान सकते हो, ठीक है। अब ये हमारी सबसे बड़ी घात है सभी में से, ठीक है, सबसे बड़ी घातें, सबसे बड़ी घात, ठीक है। बस इसी का आप लोग गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो लासा हमें ज्ञात करना था ना, लासा, तो लासा हमें ज्ञात करना था किसका किसका, 15 18 और 24 का। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है एंड 5 की घात 1 है, तो ये कुल मिला के आपको मिलेगा 360। आप लोग गुणा करोगे 360 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, 360 मिला, तो 360 हमारा सही हो जाएगा। और क्या, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 3y बराबर 4 या x बराबर 6y बराबर 2 या x बराबर 0y बराबर 6 या x बराबर 3y बराबर 4। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है। देखो स्टूडेंट ध्यान से, बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहां आप लोग क्या करोगे, आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, एक है 2x प्लस 3y बराबर 18, ये आप लोगों को समीकरण फर्स्ट दिया। ये हमारा x है केवल, ये x माइनस 2y एंड बराबर 2, ये आप समीकरण 2 रख लो, ठीक है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो समीकरण 2 में, ताकि ये x और x बराबर हो जाए, ठीक है। बराबर करने के बाद हम लोग कट कर देंगे। तो ऊपर वाला पहले मैं समीकरण लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y बराबर 18, और नीचे वाले समीकरण में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, ठीक है। 2x एंड माइनस 4y और बराबर 2 2 जा 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करते हैं, घटाने पर। शॉर्टकट में बता रहा हूं, ज्यादा लॉन्ग नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो घटाओगे तो ये आपका 2, ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हमें मिलेगा 7y, और ये हमें कितना मिलेगा, ये आपका घट के 14 हो जाएगा। और y बराबर हमें मिलेगा 7, यानी कि 14/7 बराबर 2। y की वैल्यू हमें कितनी मिली, y की वैल्यू हमें 2 मिला। अब y का मान आप लोग समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आप लोगों का है x माइनस 2y बराबर 2। अब हमें y की वैल्यू दे रखा है, ये देखो माइनस 2 इंटू 2 बराबर 2, यहां से x बराबर 2 आप लोगों का, ये देखो 2 है ना, 2 है, एंड x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये 2 है और ये 2 2 जा 4 और माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 6। x की वैल्यू 6 मिला है, y की वैल्यू 2 मिला है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा आसान तरीके से बताया हूं। अगला देखो, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उसका अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिसका योगफल कितना है, जिसका योगफल 19 है और अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ऑप्शन 13,6, बी है 14,6, सी है 12,5 एंड इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको भी तो लगाना जरूरी है, आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है। अगर आप लोग वीडियो हमारे देखते हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लगवाए गए होंगे, ठीक है। देखो इसका योगफल, दो संख्या माने x प्लस वाई माना, यानी कि x और y, और इसको जोड़ा तो हमें योगफल मिला बच्चों 19। अंतर हमें मिला x माइनस वाई कर लो, और अंतर हमें मिला कितना 7, ठीक है। अब इसको आप लोग देखो, यहां से y से y कट जाएगा, ये 2x मिलेगा और ये हमें जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा 26 हो जाएगा। x बराबर हमारा 26/2 बराबर 13,
ठीक है, 13 मिल गया। इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, समीकरण सेकंड नाम दे दो, कहीं भी आप समीकरण सेकंड में नाम रख दो। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकंड आप लोग देखो, ये लिखा है x माइनस वाई बराबर 7 और हमें x का मान कितना दे रखा है 3 और माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, अब देखो y का मान आप लोगों को क्या मिलेगा, y बराबर 7 और आप लोगों का -3। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो, ध्यान से देखो, यहां हमें दो संख्याओं का योगफल, यानी कि एक संख्या मैंने x माना, दूसरा y माना, इसको जोड़ा तो उसका योगफल 19 मिला। ठीक है, 19 मिला और फिर हमने x माइनस वाई, इसका अंतर हमें 7 मिला। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारा हो जाएगा कट और ये हमें मिलेगा 2x बराबर 26, x बराबर 26 बटे में 2 बराबर 13। x की वैल्यू हमें कितना मिला 13। अब x का मान आप ये समीकरण 2 नाम दे दो, इसको फर्स्ट नाम दे दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखो आपको मिलेगा समीकरण 2 है वो x माइनस वाई बराबर 7 और x का मान 13 है, माइनस वाई बराबर 7 और यहां से y बराबर जो आएगा माइनस वाई बराबर 7 और ये इधर आएगा -13। अब कितना आएगा, माइनस वाई बराबर -6, तो y की वैल्यू हमें ये माइनस कर देगा 6 मिलेगा। y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 मिलेगी और x की वैल्यू 13,6, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 6। ठीक है, 13,6 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सही कोई भी क्वेश्चन में। देखो 6 नंबर, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर -2, y बराबर 0। तो देखो आपके दो समीकरण हैं, एक है x माइनस वाई बराबर 2 और एक है x प्लस वाई बराबर 2। इसको आप लोग ये y से y कट जाएगा जोड़ने पर। देखो जब आपके विपरीत चिन्ह हो तब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये 2x बराबर आपको 4 मिलेगा और x बराबर हमें मिलेगा 4 बटे में 2 और x बराबर हमें 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, x की वैल्यू आपको कितना मिला 2। किसी भी समीकरण में आप लोग दो, यहां हम लोग 1 मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं x का मान, तो x माइनस वाई बराबर 2 और x की वैल्यू हमारा 2 है, y बराबर 2, y बराबर हमारा 2 माइनस 2 यानी कि हमारा 0 मिलेगा। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मिला और x की वैल्यू 2। देखो कहीं ऑप्शन में है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। देखो y की वैल्यू हमें 0 मिला तो इसको 0 कर लो। ठीक है, यही ऑप्शन सही कर दो, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है गलती हो गया हो, इसको 0 कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। x की वैल्यू हमें 2 मिला है, y की वैल्यू हमें 0 मिला है। चलो अगला क्वेश्चन, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योगफल होगा। आपको यहां मूलों का योगफल ज्ञात करना है बच्चों। अब मूलों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, सभी बच्चों को पता होगा सूत्र। ठीक है, सूत्र मैंने बता रखा है, अगर नहीं पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा। 3/5 b है, -3/5 c है, 2/5 एंड d है -2/5। तो अब आप लोग देखो, इसको सवाल लगाने के लिए मूलों का योगफल जो होता है, जो मूलों का योगफल होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है जो हमारा x का गुणांक है, x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक हमारा कितना है ये -3 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, -3/5 हमें मिला। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ आगे माइनस होता है। ठीक है, ये -x का गुणांक रहेगा, क्या रहेगा -x का गुणांक, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा जुड़कर माइनस प्लस हो जाएगा 3/5, प्लस में 3/5 मिलेगा, प्लस में 3/5। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे मुझे पता है, लेकिन ये याद रखना कि आगे हमारा माइनस होता है, -x का गुणांक होता है। क्या होता है, -x का गुणांक। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला देखो, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है आपका 12। कैसे ज्ञात करोगे, देखो बच्चों इसके लिए सभी बच्चों को सूत्र पता होगा विविक्त कर का। d आपके समान है तो v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d होता है, लेकिन ये हम 0 कर देंगे क्योंकि ये हमारा समान है। ठीक है,
अब आगे आप लोग देखो, हमारा v कितनी है, v की वैल्यू कितनी है -6, -6 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a कितना है 3 कर लो, k आपका c की वैल्यू है k बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग देखो, ये हमारा 36 हो जाएगा, ये हमारा -12 के हो जाएगा बराबर 0, और -12 के और बराबर ये इधर आएगा -36 के बराबर हमारा -36 बटे में -12, और ये हमें मिलेगा बच्चों के बराबर 3। के की वैल्यू हमें 3 मिलेगा, के की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में आमाप समान ना हो तो वो क्या कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां, समरूप आकृतियां, समान आकृतियां, सममित आकृतियां, तो वो हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां। ठीक है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि V जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है। ये आप लोगों को बताना है। चलो देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर A है 2:1, B है 1:2, C है 4:1 एंड D है 1:4। देखो फिगर में आप लोगों को क्या है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। एक ABC है, एक ABC है। ठीक है, ये है A है, ये है V है और ये है C है। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज इस प्रकार है कि D जो है D भुजा जो देखो D भुजा जो है यहां ये इनका मध्य बिंदु है। ठीक है, D भुजा देखो, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, VC का, ये VC का D भुजा, इसको आप D नाम देना, सॉरी D। ठीक है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहीं से एक रेखा खींच देना, देखो ऐसे इस टाइप से, यहां आपके दो त्रिभुज हो गए, एक ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। ये आप लोगों का एक VDE है और एक है ABC। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को लगाना कैसे है, देखो यहां अब आप लोग ध्यान से समझना, आगे का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां जो आप लोगों का VD है, V एंड D, ये VD ये किसका हाफ है, ये VC का हाफ है, VC का हाफ है, VC का, जो आप लोगों का ये हाफ कर देना, हाफ का मतलब आधा है, ये VC पूरा है उसका आधा है, ये VD। ठीक है, हाफ है। तो अब यहां आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां आप लोग लिख सकते हो कि VD जो होगा, VD रेशियो आप लोगों का VC वो बराबर होगा 1:2 के, 1:2 के। इसको इधर ट्रांसफर कर लिया गया तो ये आप लोगों का नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से भाग वाला चीज को आपको ऐसे रेशियो में लिख सकते हो। तो ये हमें मिल गया बच्चों क्या, 1:2। ठीक है, अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, देखो आप लोग इसको उल्टा कर लो। उल्टा क्यों करोगे, क्योंकि हमें पहले जो है VC रखना है, पहले VC रखना है जो बड़ा है, फिर आप लोगों का BD रखना है। तो फिर आप लोगों का 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1। अब 2:1 ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बच्चों आप लोगों की भुजा। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, देखो हमें ज्ञात करना है VC और VD का क्षेत्रफल। हमें देखो यहाँ क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है ना, यहाँ देखो ये क्षेत्रफल का अनुपात ही ज्ञात करना। पहले ABC, तो पहले BC और देखो मैंने उल्टा क्यों किया, क्योंकि पहले ABC है तो पहले हमें VC वाला रखना है, फिर आप लोगों का BD है, फिर आप लोगों का BD रखना है। ठीक है, एक क्रम से है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप 2 का स्क्वायर कर लो, जो आप लोगों का ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर लो और 1 का स्क्वायर कर लो, 4:1 हो जाएगा, 4:1। ठीक है, 4:1 ये हमारा C वाला ऑप्शन सही है, 4:1। अगला देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मैंने बताया अगर इसका भुजा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लो, 4:9 हो जाएगा, 4:9। ठीक है, तो वो आसान वे से मैं बताता हूं कि आसान तरीके से समझो। जब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तभी आप लोग क्वेश्चन को लगा पाओगे, वरना फिर इतना आसान नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है संलग्न चित्र में जो यहां आप लोगों का DE है वो आप लोगों का समांतर है VC के। AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो VC की माप ज्ञात कीजिए। देखो फिगर आपके सामने बना हुआ है, फिगर आपके सामने बना हुआ है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हो कि नहीं, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। फिगर देख लो, AD जो है 3 सेंटीमीटर,
एंड डीवी जो है वो 4 सेंटीमीटर एंड बस, ठीक है। और भी चीजें दी हुई, हाँ डीई जो है, डी एंड ई ये वाला बीच वाला 6 सेंटीमीटर, बीच वाला 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बीसी की माप ज्ञात करनी, इसकी वीसी की माप ज्ञात करनी। ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर एंड सी है 14 सेंटीमीटर एंड डी है 18 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग इसको कैसे ज्ञात करोगे? देखो एक अनुपात में रख लो, जैसे हमारा एडी जो है एवी, ठीक है, थर्स परिमेय से एवी बटे में हमारा एडी हो जाएगा, एवी बटे एडी बराबर है हमारा आप लोगों का वीसी, जो आप लोगों का ये नीचे वाला वीसी बटे डीई, ठीक है, वीसी बटे डीई, बस आपका निकल जाएगा वैल्यू, क्या दिक्कत है इसमें। देखो कैसे निकालोगे, यहां देखो हमारा एवी जो है वो कितना है, ए एंड वी अगर दोनों देखा जाए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तभी तो पूरा होंगे। 4 एंड प्लस 3 बटे एडी, ए एंड डी, एडी हमारा केवल 3 है बटे में वीसी की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और डीई कितना है, डीई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारा हो जाएगा 7 बटे 3 बराबर वीसी बटे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये हमारा हो जाएगा 3VC बराबर 42 और VC बराबर 42 बटे में 3 कट जाएगा, 14 आ जाएगा, 14। ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 14 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको दूरी ज्ञात करनी है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 5 है, 7 है, 13 है या 17 है। कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, ये तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को एक सूत्र बताया गया होगा, डी जो दूरी होता है डिस्टेंस, वो बराबर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र पता होगा। वैल्यू रख दो सारे का, x1 हमारा 5 है एंड माइनस ये है माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 12 है, और प्लस ये 0 है, ये y2 y1 दोनों 0 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर यानी कि हमारा डी मिलेगा 17, स्क्वायर हटेगा यहाँ, ये हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, आंसर 17 हमें मिलेगा। 13 नंबर तक समझ में आ गया होगा। 14 नंबर देखो बच्चों, 14 यदि आप लोगों का बिंदुओं जो है Q जो है -6,5 और R जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आप लोगों का P जो है वो a/3 और 4 है, तो a का मान होगा। यहां आपको a का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ज्यादा आसान है, मध्य बिंदु आप लोगों को दे रखा है, तो मध्य बिंदु देखो मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। x का निर्देशांक देखो, मध्य बिंदु यानी कि x का मध्य बिंदु हम लोग x का ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि x वाला हमें यहाँ a वाला मिल जाएगा, फिर आप लोगों का a की वैल्यू ही ज्ञात करनी है ना, तो बस a का मान हमें मिल जाएगा। x जो होता है, x का निर्देशांक क्या है, x1 हमारा -6 है और x2 क्या है, वो -+2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आप लोगों का जो है वो आप लोगों का 2 हो जाएगा। अब हमें x का निर्देशांक दिया हुआ है a बटे में 2, a बटे में 3 है, सॉरी 3 है, और ये हमारा हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को घट जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना बचेगा, ये 2, ठीक है, 2 बचेगा। अब आगे आप लोग समझो, देखो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यहां हमें x का निर्देशांक, x का मध्य बिंदु का निर्देशांक देखना है, ठीक है। निर्देशांक देखो x का हमारा x1 कितना है, -6 है, और प्लस ये हमारा -2 है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमें 2 हो जाएगा। x का निर्देशांक हमारा ये है a/3 बराबर ये हो जाएगा -8/2, ये हमारा हो जाएगा 2a और बराबर -24, और a बराबर हमें मिलेगा -24/2 और बराबर -12। बी वाला ऑप्शन सही है, -12, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं -3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बच्चों याद करनी है, बिंदुओं -3,4 की x अक्ष से दूरी, तो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या है, आप लोगों को एक बात समझना, जो x अक्ष की दूरी होती है वो बराबर होता है y अक्ष का निर्देशांक, यानी कि y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक 4 है, तो वो बराबर होता है x अक्ष की दूरी के, ठीक है। तो 4 है तो 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना आसान है, ठीक है, बस समझ में आ रहा ना। 16 नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है, ठीक है।
जिनके सीज जो है 7,5, 5,7 एंड -3,3 है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3,5, बी है 2,4, सी है 5,7 एंड डी है 4,3। अब इसको आप लोग कैसे याद करोगे बच्चों? x बराबर आप लोगों का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3। और आप लोगों का देखो मैं सारी वैल्यू रख देता हूं। x1 हमारा कितना है? ये x1 7 है, ठीक है, और प्लस y1 5 है, ठीक है, और ये हमारा -3 है बटे में 3। ये 12 में से 9 जाएंगे, 9 और 9 में से 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ठीक है। अब y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3, ठीक है। जितने पद ऊपर है उतने से भाग देना पड़ता है। तो y का हमारा है 5 है, ठीक है, एंड प्लस नहीं 7 है, पहले आपका नहीं 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, प्लस बटे 3, ये हमारा 21 हो जाएगा। नहीं आप लोगों का देखो 7 5 12 3 15, 15 और 3 से भाग दोगे आपको 5 आएगा। 3,5 कहीं है, ये 3,5, ए वाला ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर लिखा हुआ यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, ठीक है। यहां आपको बता रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो यहां से cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का ना। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। यहां से cos कट जाएगा और 3 थीटा बराबर 60 आएगा और थीटा बराबर 60/3 और बराबर 20 डिग्री आएगा बच्चों, 20 डिग्री। सी वाला ऑप्शन सही है, 20 डिग्री, ठीक है। अगला यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का वैल्यू होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग भी है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहां आप लोगों को क्या बताना है, ध्यान से देखो। यहां आप लोगों को बताना है कि sec a की वैल्यू, ठीक है, sec a की वैल्यू ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? cot। तो cot हमें दे रखा है ना, तो यहां आपका हो जाएगा 3 cot a बराबर 4, ठीक है। अब cot a अगर बात किया जाए तो हमारा 4/3 हो जाएगा। अगर इसी को tan a बात किया जाए तो हमारा ये इसका उल्टा कर लो, 3/4 हो जाएगा। tan a जो होगा वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया ना तो बस आपका हो गया। sec a जो होता है वो बराबर होता है √1 प्लस आप लोगों का tan स्क्वायर a, ठीक है। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां 1 हो जाएगा और प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा हल करोगे तो आपका 9/16 हो जाएगा। 16 कम 16 9, 25/4, 25/16, 25/16 ये रूट में रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 आएगा और बटे में आप लोगों का 4, 5/4 सही है बच्चों, देख लो 5/4 बी वाला ऑप्शन। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है 1/2, 3 है आपका, सी है 3/4 एंड डी है -1/2। अब इसको आप लोग कैसे लगाओगे? देखो आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री ये होता है 1/2, स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3/4 -1/4 बराबर हो जाएगा 2/4 और बराबर 1/2। तो वो आसान वे से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ी फास्ट बता रहा हूँ, ये बात समझना, ठीक है। त्रिज्या r के वृत्त के कोण जो हैं वो थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाइयां होंगी। इसका एक सूत्र है, सूत्र आपको बताना, केवल सूत्र बताना है। L बराबर होता है θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr, ये वाला सही है, ठीक है। θ/360 इंटू 2πr यानी कि सही है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन समझो आप बच्चों। 21 नंबर देखो लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियां जो है वो 2:3 का अनुपात है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो यहाँ परिधि दी हुई है, परिधि का मतलब होता है कि उसकी भुजा। तो बच्चा वही बात है 2/3 का स्क्वायर कर लो, 4:9, यही सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैंने देखा यार कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन,
एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में आपको ज्ञात करना है ना। तो मिनट की सुई, देखो मिनट की सुई जो है 1 घंटे में 60 मिनट यानी कि 1 चक्कर लगाता है, ठीक है। अब आप लोगों का मिनट की सुई 1 मिनट में लगाई गई, आप लोगों को चक्कर 1 मिनट में कितना लगाएगा, तो आपका देखो 60 मिनट में आपका 60 मिनट में 1 चक्कर लगाता, तो 1 मिनट में 1/60 चक्कर लगाएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि आप लोग इतना जानकार हो। अब 5 मिनट की बात की जाए, 5 मिनट में तो 1 मिनट में 1/60, तो 5 मिनट में 5/60, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 1/12। अब आप लोगों को बता दूं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 12, बस पाई आर स्क्वायर बटे 12 जहां है 360 की जगह 12 कर देना है, ठीक है। एक लंबीय वेलन के आधार पर क्षेत्रफल जो 9 पाई सेंटीमीटर, तो उसके वेलन का व्यास क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ लो बच्चों। देखो वेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है ना, वेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 9 पाई, और बराबर जो वेलन के क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस लग गया क्वेश्चन, पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर बराबर 9 आएगा, आर बराबर √9 आएगा बराबर 3, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 3 × 2 बराबर 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ लो क्योंकि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा, बढ़ेगा घटेगा, पहले के समान 2 गुना। देखो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, पहले के समान ही रहेगा, ठीक है, पहले के समान। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 5, 10, 15 आर, फिर 20, फिर 35 फिर 14 का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य आपका 21 है बराबर 21, और आपका इसको सबको जोड़ लो, 5 है प्लस 10 है प्लस 15 है प्लस आर है प्लस 20 है प्लस 35 है प्लस 40 है, बटे में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बटे में आप लोगों का ये हो जाएगा 125 जोड़ोगे और प्लस आर बराबर 7, ये 21 है, 21 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 147 हो जाएगा बराबर 125 प्लस आर। आर बराबर हमें मिलेगा बच्चों, इधर आप लोग ट्रांसफर कर लो, 147 है माइनस 125, आर की वैल्यू हमें मिलेगी 22 सही है। तो ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, जो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो अब हम लोग देखेंगे जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग देखते हैं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लोग लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला प्रश्न देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं जो है 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। और HCF ज्ञात करने के लिए आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है, 100% आएगा, और हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपके थोड़े से ये जो काउंटिंग है जो आपका ये है ना, इसको चेंज कर सकता है, थोड़ा सा इधर उधर कर देगा। लेकिन आपको अगर आइडियाज पता है, ठीक है, लगाने का तरीका पता है, तो फिर कुछ भी कर दे आपको लगा दोगे, ठीक है। तो कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको जो दी गई संख्याएं हैं हल में आप समझो और एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है, क्योंकि हर एक HCF ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक है। दी गई जो आपको दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? सबसे पहले हमारा है 135 और एक हमारा 225 है ना, हाँ 225 है। अब सबसे पहले इसमें हमारी सब बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है? बड़ी संख्या हमारा है 225। क्या है? 225। तो यहां बड़ा का चिन्ह लगा देना कि ये बड़ा है और 135 छोटा है। क्या है? 135 छोटा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, अब आप लोग संख्याओं जो है, जो हमारा संख्याएं हैं, ये हमारा अब स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो हमारे एक एक स्टेप है। तो अब आप लोग लगाना, चूंकि जो हमारी संख्याएं हैं,
संख्याओं, जो हमारा 225 है ना, एक 225 है, हुआ 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, या फिर एल्गोरिथम से, कुछ भी लिख सकते हो, प्रमेयिका से। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारा क्या है यहां, एक आपका 225 है बराबर 135 कर लेना, ठीक है, इसके बराबर। अब इसमें आप इतना मल्टीप्लाई करो कि इससे ज्यादा भी ना हो, कम भले रहे, ठीक है, उसके आसपास। तो 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये जैसे 135 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 270, लेकिन हमारा तो 225 ही है, तो एक ही बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो इसमें हमारा कितना और ऐड हो जाएगा, तो इधर आपका 35 है, तो 25 उधर और इधर हमारा 65, 90 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ये हमारा जो है, ये ध्यान से समझना, अब हमें फिर से ये वाला a मानना है और जो हमारा ये है ना, ये इसको v मानना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को दोबारा वही चीज लिखना है जो आप लोगों ने लिखा था। जैसे हमारा जैसे आप लोगों ने निकला 225 और 135, अब आपको लिखना है 135 और 90, ठीक है, 135 और 90 का अब आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो 135 व 90, ठीक है, के लिए देखो ये सिस्टम है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, थोड़ा सा लिखना अच्छे से, विभाजन प्रमेयिका से। अब आप लोग देखो, अब वही चीज फिर से हमें लगाना है कि हमारा 135 को आगे कर लो, a मान लो, और हमारा v है 90। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, तो इसलिए हम लोग एक से ही करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा बचेगा 45। अब फिर वही स्टेप, जब तक आपका ये देखो ये आपका शून्य ना हो जाए, r जो है वो शून्य ना हो जाए, ये r है, ठीक है, ये हमारा r जो है ये शून्य ना हो जाए, तब तक आपको चलना है, ठीक है। तो ये r जो है वो इज नॉट इक्वल टू शून्य, अभी हमें r जो है वो शून्य नहीं मिला है, शेषफल, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक बार और करना होगा कि आप लोगों का जो ये 90 है, 90 व 45 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। एक एक स्टेप को समझना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये सारा क्वेश्चन आज जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सारा जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब हमारा हो गया 90 में आप 45 में कितना, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 90 हो गया। अब इधर हमें मिल गया शेषफल शून्य। जैसे ही आपका ये शेषफल शून्य मिल जाए, बस हमारा वही ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहीं से आपका ये खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा 45 होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 45 जो है वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। यहां हमें शून्य मिल गया, अतः हमें महत्तम समाप्त वर्तक या फिर HCF ज्ञात करना था, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक वो हमें कितना मिला बच्चों, वो हमें मिला 45। कितना मिला, 45। बस हमारा आ गया आंसर। देखो आसान है। अगर आप ये HCF LCM ये निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये मैंने वो बताया है जो हर साल आता है, ठीक है, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो हर साल रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में आना तय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में 90% 95% गणित में भी लाना है तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं वो जरूर लगा कर जाना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए √2a का अपरिमेय संख्या है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को √5 सिद्ध करना सिखाया था, ठीक है। अब √5 तो बहुत सारे बच्चे सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन अब बात आती है √2 की, क्योंकि ये 2 से 3 साल लगातार आ चुका है कि √2 आपको सिद्ध करना है। तो अब मैं आप लोगों को √2 भी सिखा देता हूं। अगर आप लोग 5 वाला नहीं जानते हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है अभी 2 दिन पहले। तो सिद्ध कीजिए √2a का अपरिमेय संख्या है। तो √2 आप लोग कैसे सिद्ध करोगे, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना है बस, ठीक है। सबसे पहले एक एक स्टेप को मैं आप लोगों को समझाता हूं हल में। देखो आपको अपरिमेय है तो सबसे पहले इसका विपरीत मानना है कि माना जो हमारा √2 है एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या देखो मैंने मान लिया है, ये आपको सिद्ध करने के लिए थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों का एक परिमेय संख्या है तो जो √2 है इसको हम लोग किसके बराबर, a/v या फिर p/q कुछ भी लिख सकते हो, उसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। जहां हमारा a और v क्या है, जहां
ए व वी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य। एक एक स्टेप को समझना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। सहअभाज्य संख्या है, बट यहाँ v की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप लोगों का क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, ठीक है। जो हमारे दोनों पक्ष हैं ये √2 एंड a अपान v, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो मतलब हमारे दोनों पक्ष √2 है एक, इसका वर्ग कर लो, और बराबर a अपान v है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये कर लिया। इतना करने के बाद जब आप लोग इसको खोलोगे तो ये हमारा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और a स्क्वायर अपान v स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो v स्क्वायर है इसको यहां कर सकते हैं और a स्क्वायर और अपान ये जो 2 है इसको यहां कर सकते हैं नीचे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद इसको आप इक्वेशन यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। अब यहीं से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है। देखो यहां अगर 2 जो है a स्क्वायर जो है इसको विभाजित करता है, मान लो हम a को 2 मान लें, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 2 यानी कि 4/2, तो ये तो हमारा काट देगा ना। तो मतलब वही बात है कि अगर हम a स्क्वायर को 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो आप स्क्वायर नहीं करोगे, केवल सिंगल 2 ही रखोगे तो भी तो विभाजित करेगा। तो बात यह है अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब है अगर 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, तो क्या होगा कि हमारा जो a2 है a को भी विभाजित करेगा, 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। अभी हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, अभी ऐसे एक और पॉइंट मिलेगा फिर आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, a बराबर 2m लिख सकते हैं। क्यों, देखो अगर आपको सिद्ध करने के लिए 2m आए तो 2m, अगर √5 आए तो 5m, अगर 7 आए तो 7m, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमारा √2 है इसलिए हम a बराबर 2m लिख सकते हैं, जहां जो m है वो क्या है, एक पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब देखो, अब जो हम a का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान हम लोग ये समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हमारा लिखा हुआ है v स्क्वायर बराबर a की वैल्यू मैंने 2m रख दिया, इसका स्क्वायर कर लिया बटे में 2, ठीक है। फिर से आ जाओ नीचे, ये v स्क्वायर बराबर हमारा है ये 2 2 जा 4m स्क्वायर और बटे में 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि हमारा v स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 2m स्क्वायर। और अगर हम m स्क्वायर की बात करें तो m स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बराबर v स्क्वायर, ये बटे में 2 नीचे चला जाएगा 2। बस वही चीज यहां दोबारा लिखना है, जैसे आपने a के लिए लिखा था कि 2 a को विभाजित करता है, वैसे आपको यहां क्या लिखना है, अगर यानी कि 2 जो है v स्क्वायर को विभाजित करता है, किसको, v स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, करता है, तो 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, 2 क्या होगा, v को भी विभाजित करेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझना, विभाजित करेगा, ये हमारा हो गया थ्योरम। अब इतना होने के बाद देखो, अगर हमारा a और v यानी कि √2 वो a और v के बराबर है तो फिर हमारा सहअभाज्य संख्या है। मैंने क्या माना था कि a और v जहां क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होता है, जो HCF होता है, वो ओनली 1 होता है, लेकिन इनमें तो हमें 2 मिला, a का हमें सहअभाज्य 2 मिला और v का भी, यानी कि a और v के जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो 2 हैं। अगर 2 हैं तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लास्ट में आपको डिस्कशन लिख देना है, वो लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, देखो ये हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे दिया, इसको आप लोग v वाले को समीकरण सेकंड नाम दे देना, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, अब देखो यहां आपको लिखना क्या है, देखो हमें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है, से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a और v, जो हमारा a है और v है का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि दोनों में हमारा 2 कॉमन है, ठीक है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a व v में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, a और v में हमारा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये विरोध करता है। तो हमारी ये परिकल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। अतः
हमारी जो ये परिकल्पना है, जो हमने सोच रखा था, हमारी परिकल्पना जो है वो क्या है, गलत है, गलत है। तो लास्ट में आप लोग लिख देना अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतना आपको सॉल्व करना होगा अगर √2 आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो जितना क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं वो सारा आप लोग अच्छे से लगा कर जाना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारा एक वायरल लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो ये मैंने देखा है भाई, इतना बार आया है ना लॉन्ग क्वेश्चन कि आप लोग सोचोगे कि यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भी अगर आप देखोगे बुक में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है, हार्ड भी है। लिखा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। अगर आपको पता है तो एक बार प्रैक्टिस करो, देखो आप लोग सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कई बार सॉल्व किए रहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि आप लोग तुरंत सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो आपको रैखिक समीकरण युग्म में पहले ये देखो कैसा लिखा हुआ है, फिर इसको आप एक लाइन में चेंज कर लो, एक अच्छा सा लाइन, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म में, फिर आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, हल समझो। क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं कि लिखा हुआ है कि 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि इसको देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चीज को देखो, ये हमारा क्या लिखा हुआ है 5/x - 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 1/x - 1। ठीक है, तो ये 1/x - 1 को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो ऐसे करके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, जो हमारा माना 1/x - 1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग बराबर a मान लेंगे। किसके बराबर? a मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, और तथा अब इन सब में भी एक चीज कॉमन दिख रहा है 1/y - 2 1/y - 2, इसको हम लोग मान लेंगे v। ध्यान से समझो एक एक स्टेप को। ठीक है, a और v मान लिया, तब आप लोग इस समीकरण को तब आप लोगों का दी गई समीकरण, जो आप लोगों का दिया गया समीकरण, दी गई समीकरण है। देखो अब इस समीकरण को मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको हम लोग 5 को बाहर करेंगे, 5 को बाहर करेंगे और इसको हम इस इक्वेशन में बदलेंगे कि हम 8 रख सकें। ठीक है, तो 1/x - 1। ठीक है, और प्लस ये हमारा ऑलरेडी उसी इक्वेशन में लिखा हुआ है y - 2, इसमें कुछ नहीं कॉमन लेना है, बराबर 2। ठीक है, बराबर 2। अब इस चीज को हम लोग फिर से, अब आप लोग 6 यहां कॉमन ले सकते हो समीकरण सेकंड में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x - 1, और माइनस है, माइनस यहां 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो 1/ यहां देखो इस चीज में। ठीक है, 1/y - 2 बराबर हमारा 1 है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है और इसको आप लोगों को समीकरण फर्स्ट नाम दे देना है और इसको आप लोगों को समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना है। ठीक है, अब देखो यहां क्या करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां यहां देखो 5 है और यहां 1/x - 1 की जगह a लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है a के बराबर, और प्लस यहां हम लोग v लिख सकते हैं कि हमारा पूरा v के बराबर है, बराबर 2। देखो ये हमारा रैखिक समीकरण में बदल गया है। ठीक है, और यहां 6 है, 6 और इसको मैंने a माना है, a लिख दो, प्लस हमारा ये 3 है, माइनस है, सॉरी माइनस है। ठीक है, माइनस है तो इसको आप लोगों ने b माना है, तो ये 3v हो जाएगा, बराबर 1। ये हमारा हो गया रैखिक समीकरण, और इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 और इसको आप लोग समीकरण नंबर 4 नाम दे देना। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे आप लोगों को क्या करना है कि समीकरण जो हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करके। ठीक है, और जो हमारा ये समीकरण 4 है, समीकरण 4 में जोड़ने पर
जोड़ेंगे। क्यों? अब जोड़ने पर मैंने क्यों लिखा, घटाने पर क्यों नहीं लिखा? देखो इसके चिन्ह जो है विपरीत है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, इसके चिन्ह क्या है? विपरीत है। अगर विपरीत चिन्ह हो तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर आपका समान चिन्ह हो तो घटाएंगे। ठीक है, तो हमें कितना से गुणा करना है? 3 से। तो आपका 5 में 3 से गुणा होगा 15a और प्लस हमारा v में 3 से गुणा होगा 3v इक्वल टू हमारा 3 से आपका 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा। कुल मिला के हम इसको और इसको बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग 4 वाला ऐसे ही लिख दो, 6a माइनस 3v बराबर 1। अब देखो ध्यान से, अब आप लोगों को यहां समझना है, यहां से हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, b तो कट गया, फिर हमारा ये बचा 21a और बराबर 7, और यहां से अगर a की वैल्यू देखी जाए तो 7/21, और यहां से अगर a की वैल्यू देखा जाए तो 1/3 मिलेगा। ठीक है, ये हटा देना, a की वैल्यू जो आएगी वो 1/3 आएगा। a की वैल्यू हमें 1/3 मिला। अब आप लोग समीकरण 3 में a का मान रख दो, v की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा है 5a प्लस v बराबर 2। देखो हमें 5 इंटू a की वैल्यू है 1/3 प्लस v बराबर 2। यहां से आप ये आपका 5/3 हो जाएगा प्लस v बराबर 2। आपका 5/3 है ना, तो यहां से v बराबर 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3। यहां से आपका हो जाएगा 3 2 6 में से 5 जाएंगे तो आपका 1/3। बच्चों यहां से हमें a की वैल्यू भी 1/3 मिला और v की वैल्यू भी 1/3 ही मिला है। अब a और v की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से समझो। हमें a और v की वैल्यू मिल गई ना, तो a और v को मैंने कुछ माना था। ठीक है, a और v को मैंने क्या माना था? a को मैंने माना था 1/x माइनस 1 बराबर a, ये मैंने a माना था, और v को मैंने माना था 1/y माइनस 2 बराबर v। a और v की वैल्यू आप रख दो। a की वैल्यू हमें क्या मिला है? 1/3, और v की वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चों? v की वैल्यू मिला है y माइनस 2 बराबर 1/3। ठीक है, 1/3 इसकी भी वैल्यू मिली, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1/1 बराबर 3, और यहां हमारा हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, अब देखो यहां से x बराबर हमारा 3 प्लस 1 और x बराबर हमें 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। x की वैल्यू हमें कितना मिला? 4, और y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y बराबर 3 और ये माइनस 2 इधर आ जाएगा प्लस 2, y बराबर 5। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। ये हमारा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और अतः हमारा जो समीकरण का हल है, अतः समीकरण का हल x बराबर 4 व y बराबर हमारा 5 है। बस देखो ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक, तो ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 कितना 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। ठीक है, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। अगर आप चाल बढ़ाओगे तो 1 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें चाल ज्ञात करना है, तो चाल को मान लो, क्या मान लो? चाल को x मान लो। ठीक है, ध्यान से समझना। तो माना आप लोग लिख दो, माना जो हमारा रेलगाड़ी की चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमें मिल गया रेलगाड़ी की चाल। अब हमारा आप लोगों को पता होगा समय, सूत्र तो पता ही होगा। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हमारा होता है दूरी
बटे में चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, चाल को मैंने x माना है और दूरी हमारी दी हुई है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, लगा समय, समय आप लोगों को पता है दूरी, दूरी हमारा है 360 और यहां देखो समय का सूत्र और चाल हमने x माना है। ठीक है, और यह हमारा समय का घंटा लिख देना। ठीक है, बस। अब देखो यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि ध्यान से समझना आगे का पोर्शन। ठीक है, यदि जो रेलगाड़ी है हमारा, रेलगाड़ी क्या करती है कि चाल कितना बढ़ाया जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या करते हैं, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स यानी कि घंटा। ठीक है, अधिक होती है। ठीक है, तो अगर आप 5 किलोमीटर ज्यादा करोगे तो चाल हमारा x था, उसमें 5 किलोमीटर घंटा और जोड़ दो, उसको मैंने ज्यादा कर दिया, x में 5 और ऐड कर दो। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया, तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा कर देना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब ये जो लगा समय है ये कितना है बच्चों, ये हमारा देखो, एक तो हमारा समय है, ये दूरी है इतना 360 और अब हमारा चाल हो गया x + 5 घंटा। ठीक है, अब आगे आप लोगों को क्या करना है, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार ध्यान से समझना। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा ये चाल था जो पहले था, ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति आपका बटे में x, ये जो हमारा था ये। ठीक है, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, जो हमारा 5 किलोमीटर हमने अधिक किया, तो 360 और बटे में x + 5 जो मैंने किया है बराबर हम लोग 1, क्योंकि 1 घंटा लगा था ना, यहां देखो 1 घंटा समय है, तो समय हमारा 1 घंटा है। बस इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो, आप लोगों को एक समीकरण मिल जाएगा। जैसे ध्यान से समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमारा 360x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो हमारा प्लस 1800 हो जाएगा। 360 में 5 से करोगे 1800, फिर ये हमारा माइनस 360x हो जाएगा और बटे में ये हमारा हो जाएगा x²। ठीक है, नहीं आप x में x + 5 कर लो। ठीक है, अभी ऐसे रहने दो 1, यहां से 360x से प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहां मिलेगा आप लोगों का ऊपर जो रहेगा वो 1800 और बटे में ये हमारा x² और प्लस 5x हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, यहां से x² प्लस 5x बराबर हमारा 1800। एक समीकरण बना देते हैं, द्विघात समीकरण, ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब इसकी हम लोग वैल्यू ज्ञात करने के लिए, देखो अभी आप लोगों को फैक्टर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। उसको लगाने से पहले a हमारा कितना है, 1 है, v कितना है इस समीकरण में 5 है, एंड c कितना है हमारा माइनस 1800 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लोग लगा दो बच्चों श्रीधराचार्य जी का सूत्र। ठीक है, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, आपको जो चाल है वो मिल जाएगा। तब सूत्र हमारा x बराबर -v प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में 2a, ये हमारा सूत्र है। ये क्या है, सूत्र है। वैल्यू सारा रख दो, x बराबर, मैंने v को कितना है, v हमारा 5 है ना, 5 रख दो प्लस माइनस v हमारा कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो -4। ठीक है, a कितना है, a की वैल्यू देख लो, सारा मैंने लिख रखा है 1 है, कितना है 1, तो 1 रख लो एंड इनटू हमारा ये कितना है -1800, c की वैल्यू -1800 है बटे में 2 एंड a की वैल्यू हमारा 1 ही है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ये हमारा -5 है, ये हमारा ब्रैकेट खुलेगा ना, ये आपका प्लस माइनस लगा दो, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हमारा 25 हो जाएगा और इसका देखो 18 × 72 और माइनस प्लस 7200 हो जाएगा।
7200, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां हमारा -5 है, प्लस माइनस ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 में जुड़ जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये और ये जुड़ेगा कितना होगा, 7225 हो जाएगा, बटे में हमारा 2 है, ठीक है। अब 7225 जो होता है वो आप लोगों को पता होगा किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 85 का, किसका, 85 का, बटे में 2। अब हमें क्या करना है, इतना तो हमें मिल गया। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है, ये जो एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जो धनात्मक चिन्ह लोगे तो फिर हमारे ये माइनस है और ये 5, ठीक है, एंड यहां हमारा +85 और बटे में हमारा 2 है, ठीक है। ये हमने धनात्मक चिन्ह लिया तो ये हमारा 80 हो जाएगा, बड़ा वाले का हम लोग चिन्ह लेंगे तो +80 हो जाएगा, बटे में 2 बराबर 40। ये हमारा मिल गया 40, ठीक है। आप लोगों का x की वैल्यू हमें मिल गया 40, ठीक है। और दूसरा चाल हमें इतना मिल गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक लोगे तो ये हमारा -5 है, माइनस आप लोगों का 85 है, बटे में 2 है, बराबर ये हमारा -19/2 इक्वल टू बराबर -45। ये हमारा बच्चों अमान्य है, क्योंकि जो हमारा चाल होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला अमान्य है, इसका अस्तित्व नहीं है, अमान्य है। तो अतः हमारा जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो हमारा प्लस वाला होगा, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया, ठीक है। ये हमें मिल गई रेलगाड़ी की चाल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जरूर तैयार करके जाना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। लिखा हुआ मीनार के आधार से, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अलग टाइप का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इसमें आपको बता रहा हूं मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार का जो आधार है नीचे का और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है, मतलब एक 4 मीटर की दूरी है, 9 मीटर की दूरी है, ठीक है। और पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपको यह सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 ही मीटर होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक मीनार बना लेंगे, एक हम लोग मीनार बना लेते हैं और मीनार का नाम हम लोग ए और बी देते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी एक मीनार है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक नीचे धरातल बनाएंगे, एक धरातल बन गया, ठीक है। धरातल से देखो 2 कोण है जो क्या है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को एक अमेजिंग, इसको ऐसे मिला लो, ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला लो, ये, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, ज्यादा आप लोग देखो। और मान लीजिए कि हमारा क्या है, जो यहां से देखो, अब यहां से 2 चीज है, एक है हमारा देखो सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक 4 मीटर पर स्थित है, एक 9 मीटर पर, ठीक है। तो मान लो हमारा ये V है, तो यहां से हमारा देखो यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर में मान लिया, ठीक है। देखो एक अमेजिंग कर रहा हूं, वो इससे मैंने स्केल की सहायता से नहीं बनाया कि नाप के, ठीक है। और ये हमारा 9 मीटर है, कितना है, 9 मीटर, कुल दूरी आपका 13 मीटर, ठीक है। इसको आप P नाम दे दो, इसको आप Q नाम दे दो, ठीक है। अब देखो ये आपका H ऊंचाई है, इसी को आप सिद्ध करना है कि ये बराबर 6 मीटर है, ठीक है। ये हमारा 9 है, 9 मीटर। अब आप लोग देखो यहां आपको सबसे पहले लिखना है कि माना AV एक मीनार है, माना AV एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H है और मीनार के आधार V से दोनों ओर एक V क्रमशः 9 मीटर, ये जो हमारा V जो है V से क्रमशः 9 मीटर, B से हमारा एक क्रमशः 9 मीटर और
और 4 मीटर की दूरी दो बिंदु P और Q है। P वाला हमारा 9 मीटर है, Q वाला हमारा 4 मीटर स्थित है। यदि बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा हो, मतलब जो P है इससे हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा हो, ये थीटा, ठीक है। P से मैंने थीटा मान लिया है, तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा का पूरक जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो हमारा कोण होगा क्यू वाला, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो, चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। समकोण त्रिभुज एपीवी में, एपीवी में, ठीक है। तो एपीवी में हमारा ए है, पी है, बी है, एच दिया हुआ है और यहां आधार, लंब बटे आधार, तो tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा, लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी पीवी है, क्या है, पीवी है, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है, ठीक है। ये हमारा एच मान लिया है और ये हमारा 9 मीटर है, ठीक है, 9 मीटर। इसको आप बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो। क्या नाम दोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना। अब हम लोग दूसरा कोण लेंगे, अब हम लोग देंगे समकोण त्रिभुज ए वी क्यू में, ए वी क्यू में। अब यहां हम लोग tan थीटा लगाएंगे, tan यहां हमारा थीटा है लेकिन 90 माइनस थीटा है ना, मतलब मेरा पूरक है ये, तो डायरेक्ट हम 90 माइनस थीटा रखो, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा h है, यानी कि लंब हमारा h ही रहेगा, आधार हमारा 4 रहेगा, ठीक है। और जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, किसके, cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा वो हमारा cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड का गुणा कर लो। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, गुणा करोगे तो ध्यान से समझना, एक तो हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो दोनों पक्ष में देखो हमारा tan थीटा है एक, इंटू कॉट थीटा बराबर एक हमारा h बटे 9 है और एक है h बटे 4 है, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या होगा, यहां tan थीटा है ही, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, और यहां हमारा हो जाएगा h स्क्वायर बटे में 36, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, ठीक है। और h स्क्वायर जो होगा वो बराबर हमें मिलेगा 36, ठीक है। और h जो होगा वो हमें मिलेगा, इसका ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा रूट, और ये हमारा 6 मीटर, 6 मीटर। h की वैल्यू हमें 6 मीटर मिल गई, अतः हमारा सत्य है। हमें 6 मीटर ही सिद्ध करना था, तो सत्य है। हमें h की वैल्यू 6 मीटर ही सिद्ध करना था कि h की वैल्यू जो ये ऊंचाई है ये हमारा 6 मीटर के है या नहीं है, तो है तो 6 मीटर के, सही तो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सॉल्व करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर देने जाना है तो, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है कि अगर बच्चा ध्यान से देखे ना तो फिर मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा, ठीक है। लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा एवी, ये जीवा है एवी, चित्र देख लो, जीवा एवी के केंद्र पर समकोण त्रिभुज, इसके केंद्र पर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, बनाती है। दीर्घाकार वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखो आपका चित्र में ओ ए एक्स वी क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है, जो त्रिज्यखंड है। तो हल आप लोग समझो, त्रिज्यखंड हमारा जो है वो क्या है, त्रिज्यखंड का मतलब एक त्रिभुज के टाइप का त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा ओ ए एक्स वी का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर, जो क्षेत्रफल का वो ए बराबर पाई आर
स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तुम वैल्यू रख दो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू है 314 यहाँ पाई की वैल्यू दी रखेगी, क्वेश्चन में दिया रखेगा, ठीक है। और आर की वैल्यू हमारा आर देखो त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो। थीटा हमारा कितना है? थीटा हमारा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, इतना ध्यान रखना। और ये हमारा 360 हो जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां आप लोग इसको ध्यान से समझना, इतना आप लोग पहले सॉल्व कर लो ध्यान से। देखो ये हमारा 9, ये 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ये हमारा 3.14 और इंटू हमारा हो जाएगा ये 100 स्क्वायर और इंटू 1/4, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू हमारा 25 और ये हमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये हमें मिल गया बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मिल गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमें मिला है अभी, त्रिज्यखंड का, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा OAV का क्षेत्रफल, OAV, ठीक है, का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, जो हमारा OAV का क्षेत्रफल है। अब ये हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड हमें एक जो मतलब हमारा ये जो है ना, मतलब ये वाला, इसका केवल अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। क्या है? ये एक हमारा लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOV का क्षेत्रफल। ये हमारा हो जाएगा 1/2 और हमारा त्रिज्या कितनी है? 10, तो 10 × 10 बराबर ये हमारा हो जाएगा 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? लघु वृत्तखंड, जो हमारा लघु वृत्तखंड है। एक हमें देखो लघु वृत्तखंड का, किसका? एक दीर्घ वृत्तखंड का, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग हेडिंग डालो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, जो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिला है, जो हमारा ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला पूरे का, ठीक है, ये इतने का, इस टाइप का, इसके क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा ना। तो यही तो हमें निकालना है पहले लघु का। तो मतलब हमारा क्या है कि अगर आपको लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर आप लोग उतना, यानी कि आप लोगों को कितना है? 78.50 माइनस आपको करना है 50, ठीक है, ये जो आप लोगों का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमें मिल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें इसका क्षेत्रफल मिला है, ये वाला लघु वृत्तखंड का। अब हम लोगों का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसको लो और माइनस किसको कर दोगे? जो हमारा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिला है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर। तो पाई होगा 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब होगा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। और ये हमें कितना मिला? 28.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको अगर आप लोग देखो, ये हमारा 100 हो जाएगा तो ये दशमलव हटा दो, माइनस 28.5। इसको माइनस करोगे तो हमारा 314 में से 28.5 जाएगा तो हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आंसर मिल गया बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। पहले आप लोग इसका निकालोगे, फिर आप लोग इसका निकालोगे, इसमें से आप इतना माइनस कर दोगे, ये मिल जाएगा, फिर इसको आप माइनस करोगे, ये पूरे का मिल जाएगा, बस हो गया लघु और दीर्घ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझो।
निम्नलिखित आंकड़े में से 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षित जीवन काल का घंटों में सूचना देते हैं। ठीक है, घंटों में सूचना देते हैं। अब आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है जानते हो? इसमें हमें ज्ञात करना है जो आप लोगों का बहुलक उपकरणों का, हमें यहां बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया। सबसे पहले जीवन काल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यानी कि 20 का अंतर है। बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको वो बारंबारता चुनना है जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा है? 61। तो 61 को आप लोगों को मान लेना है जो हमारी बारंबारता है। क्या है? हमारा F, जो हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझो, यहां मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूं जो कि बहुलक बराबर होता है। सूत्र समझ लो, फिर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझाता हूं। बहुलक, ठीक है, बराबर हमारा जो सूत्र होगा L प्लस, अभी मैं आपको एक एक को बताता हूं क्या है। L जो होगा वो प्लस होगा F, यहां कहीं कहीं F0 F ऐसे, लेकिन F1, ठीक है, F1 और वटे में यहां 2F आप लोगों को माइनस F1 और माइनस F2 इंटू H। ये आप लोग सबसे पहले फार्मूला तैयार कर लो। ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एक चीज को बताता हूं आखिर है क्या। एक एक चीज को मैं आप लोगों को बताता हूं, L क्या है, F क्या है, H क्या है, सारी चीजें। हमारा बहुलक है ना, यहां जो L है, L ध्यान से समझना, लिख लेना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो हमारा L है वो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि ये जो बहुलक है इस वर्ग की निम्न सीमा 60, ये हो जाएगा। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F क्या है? बहुलक वर्ग की, अभी H देखो, H क्या है? वो है वर्ग अंतराल की माप। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप, यानी कि यहां हमें जो H मिलेगा वो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि हमारा 80 और 60, यानी कि 80 में से 60 जाएगा 20, तो ये 20 हमें मिलेगा H। F क्या है? जो हमारा F, H आपको पता चल गया ना, H पता चल गया। अब आपको F जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो हमारा सबसे ज्यादा बारंबारता 61। ठीक है, और अगला देखो, अब आप लोगों को F1 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? जो बहुलक वर्ग है इसके ठीक पहले की बारंबारता F1। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग की ठीक उसके बाद की बारंबारता, इसके ठीक बाद की बारंबारता। F1 पहले की है, F2 बाद की है। अब आप लोगों को मैं एक एक चीज बता देता हूं इसमें है क्या। L क्या है? L हमारा इसमें कितना है? L वो 60 है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, और फिर आप लोग देखो यहां H क्या है? H कितना है? क्या नहीं, कितना है ये बताओ। H जो है वो 80 में से आप 60 घटा लो, बराबर 20 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर है। ठीक है, अगला देखो हमारा F क्या है? F है बहुलक वर्ग की आप लोगों का बारंबारता 61 है। ठीक है, और F1 क्या है? बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता 52 है। कितना है? 52। और F2 क्या है? इससे बाद की बारंबारता F2 यानी कि 38 है। बस रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना, L हमारा 60 है प्लस F1 हमारा कितना है? 61, नहीं केवल F हमारा 61 है, और F1 हमारा कितना है? F1 52 है। यहां देखो, यहां सूत्र पर मैं रख रहा हूं 52 बटे में 2F कितना है? F केवल F 61 है। F1 कितना है? 52 है। F2 कितना है? -38 है, इंटू हमारा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस ये आप लोग माइनस करोगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया, बटे में इसका आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप लोग ऐड कर लो, यानी कि हमारा हो जाएगा 122, इसका मल्टीप्लाई होगा -90 इंटू 20। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये हमारा हो जाएगा 60 और इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 9 और इंटू हमारा इसमें 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा तो 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32। अब देखो इसको आप जब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके 32 से भाग दोगे तो हमारा ये 60 पहले से था और ये हमारा मिल जाएगा
5.63। अब इसको आप ऐड कर लोगे 65.63। ये हमें मिल गया बच्चों बहुलक। बहुलक जो है ये हमारा क्या है, अभिष्ट। देखो माध्य मैंने आपको निकालना, माध्यिका निकालना बता दिया था, इसमें मैंने आपको बहुलक निकालना बता दिया। जीवन काल जो होगा वो 65.63 घंटा है। ये हैं आज के हमारे सबसे ज्यादा मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों। इसमें मैंने आपके मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, आपके सॉल्व क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपके लॉन्ग ही क्वेश्चन है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो आज ये मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, उससे जो आपको 21 फरवरी को मैथ का पेपर है जाओ वहां आप ये छाप कर आना, ठीक है। आज का ये वीडियो सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।